बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आरइन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थी नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आपको नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस एक ट्रेडिशनल जो तरीक़ेकार था वाइवा को, उसको ख़त्म करके और एक नया मेथड स्टार्ट करने जा रही है नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, और वो है ऑस्पी। ऑस्पी से मुतल्लिक जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ए टू जेड तमाम इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा। और इस सिलसिले में मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ डायरेक्टर पीपल नर्सिंग स्कूल लम्स, वहाँ की असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम मुसरत फ़ातिमा, जिन्होंने मुझे इस सिलसिले में काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशंस दी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिस रुबीना डीन का, जिन्होंने कुछ चीज़ें मुझसे इस सिलसिले में शेयर की। ये वीडियो बनाने का ख़्याल इसलिए आया कि हम लोगों ने 2 दिन जो वर्कशॉप अटेंड की, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फैकल्टी थी ऑल ओवर सिंध से, उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की ऑस्पी के बारे में। कराची में भी परवीन अख्तर साहिबा और मिस रुबीना डीन और मुसरत फ़ातिमा ने JPMC कराची और इसके अलावा बदीन में भी जो है ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाई। तो बहुत सारी फैकल्टी ऐसी थी जो अटेंड नहीं कर पाई, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को जब इसका ज़िक्र किया गया तो वो बड़े परेशान थे कि ये किस तरह से होगा, क्या करना होगा, हमें किस तरह तैयारी करनी होगी, हमारा क्या तरीक़ेकार होगा। और इसी तरीके से ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कुछ फैकल्टी जो ये अटेंड नहीं कर पाए थे और कुछ लोगों ने अटेंड किया, उनके ज़हनों में कुछ सवालात थे। तो उन तमाम सवालात को मैं यकजा करके गया लम्स, और वहाँ पर मैडम मुसरत फ़ातिमा से मैं मिला इस सिलसिले में और उन्होंने काफ़ी डिटेल इसके जवाब दिए। उसके बाद मैडम परवीन अख्तर साहिबा जो कि डायरेक्टर हैं PNS की, उनसे मुलाकात की, उन्होंने कुछ मालूमात दी। मैडम रुबीना डीन ने कुछ मालूमात दी, और इस तरीके से वो तमाम मालूमात लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्दर एक पार्ट हो सकता है कि मैं मज़ीद बनाऊँ, क्योंकि आपको रियल एक सिचुएशन में कोशिश करूँगा दिखाने की कि किस तरीके से होता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस वीडियो का आप कोई भी पार्ट काइंडली स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो कुछ सवालात हम ले लेते हैं पहले। मेरे साथ हैं जनाब लोंग खान पिताबी साहब, और इसके अलावा मेरे साथ हैं दयाल चंद शर्मा साहब। इन्होंने भी कुछ सवालात किए थे, तो पहले इनसे सवालात ले लेते हैं। और इसके अलावा मुझे काफ़ी सारे फ़ोन भी आए, इसमें जो कुछ सवालात किए गए उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लौंग खान पिताफी है। मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हूँ। मेरा सवाल आपसे सर अकबर ये है कि OSCE एंड OSP का डिफरेंस क्या है, ये हमें थोड़ा वाज़ेह और सिंपल तरीके से समझा दें ताकि स्टूडेंट को भी समझ आ जाए। जी पिताफी साहब, आपने ये सवाल किया कि ऑस्की और ऑस्पी में फ़र्क क्या है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि ऑस्की जो है वो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और ये जो ऑस्की होता है ये एक्चुअल सिचुएशन में आमतौर पर किया जाता है। ठीक है जी, यानी कि उसमें क्या है कि रियल क्लाइंट मौजूद होता है, उस क्लाइंट पर जो है कुछ क्वेश्चनिंग होती है। अब वो एक अलग से मेथड है, लेकिन हमारे पास जो नर्सिंग वाइवा में जो होने जा रहा है वो होगा ऑस्पी। और ऑस्पी का मतलब है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में रियल सिचुएशन वो नहीं होगी कि यानी कि रियल क्लाइंट नहीं होगा, बल्कि इस तरीके कार में जो है हम कुछ जो डिफरेंट नर्सिंग केयर होती हैं वो हम करवा के देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है यानी कि कोई डिमी वगैरह हो सकती है, इस तरीके से हम जो है उस पर जो है हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वजह से ये कहलाता है
ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें जो है वो रियल क्लाइंट का होना ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया यास्मीन है। मैं सर सीजेस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि ओस्पी लफ्ज़ में ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जी, मिस रज़िया यास्मीन साहिबा ने जो सवाल किया है कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है इस ओस्पी वर्ड में, तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि हम ऑलरेडी जो है इसको ऑब्जेक्टिव हमने डेवलप किए हुए होंगे, तो उसकी वजह से हमने इस नाम दिया है स्ट्रक्चर्ड का। और जहाँ तक बात है ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो इसमें हमारे जो स्टेशन बनेंगे उन स्टेशन में हमारे पास, जैसे कि पहला स्टेशन जो है हम स्टैटिक अगर हमारे पास है तो वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देंगे स्टूडेंट को, और वो क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए कि उसमें जो है जिस तरह हम किसी प्रेजेंटेशन के या किसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं वन वन लाइन में, इस तरीके से वन लाइन आंसर होंगे। तो उसकी वजह से जो है इसे हम ऑब्जेक्टिव का नाम दे रहे हैं। और इसमें ये बात याद रहे कि इसमें इस तरह के सवालात नहीं होंगे कि डिफ़ाइन करने का कहा जाए या डिस्क्राइब करने का कहा जाए या जो है उसको एक्सप्लेन करने का कहा जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है। ओके जी, यानी कि इसमें हमें डिस्क्रिप्शन वाले सवालात नहीं शामिल करने हैं। मेरा नाम दयाल चंद शर्मा है। मैं सीनियर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद में। अकबर साहब, मेरा आपसे सवाल है, जो ओएसपी होने जा रहा है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट की ओएसपी होगी? काइंडली इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। अगला सवाल जो अभी दयाल साहब ने मुझसे किया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ओएसपी के अंदर आएंगे या ओएसपी एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि हमारे पास ईयर 1 सेमेस्टर 1 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1, ठीक है जी, सिर्फ इसमें से होगा ओएसपी। जबकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसका अभी लम्स की तरफ से नर्सिंग साइड का डिसाइड नहीं है, तो जैसे ही ये डिसाइड होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर आते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की तरफ। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, जो कि अभी होने वाला है, ये फर्स्ट एग्ज़ाम होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। और इसके अलावा जो सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसमें वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। ये दो सब्जेक्ट जो हैं फंडामेंटल नर्सिंग 2 और कम्युनिटी नर्सिंग 1, इनका ओएसपी एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट टाइम अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद सेकेंड ईयर का जो यानी कि थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में अडल्ट हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ असेसमेंट जो है ओएसपी का हिस्सा हैं। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 और हेल्थ असेसमेंट 2 जो है ये ओएसपी इसका होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक है पीडियाट्रिक नर्सिंग और दूसरा है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद हम आ जाएं अगर सेमेस्टर 6 में, तो सेमेस्टर 6 में हमारे पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ओएसपी होगा। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ईयर है और सेवेंथ सेमेस्टर है उसमें हमारे पास ओएसपी जो होगा वो क्रिटिकल नर्सिंग केयर का होगा, जिसका नाम पहले एसियन था। और इसके बाद जो है जो फाइनल सेमेस्टर है हमारा यानी कि 8th सेमेस्टर, उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 जो है वो ओएसपी का हिस्सा होंगे। सर अकबर अली साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जो अभी बीएस जेनरिक नर्सिंग के जो एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है उसका जो मार्किंग पैटर्न क्या है, क्या उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई है, वो उसको बराए मेहरबानी आपने बताया। मुझसे दयालचंद शर्मा साहब ने मालूम किया कि मार्किंग का सिस्टम क्या होगा इस ओएसपी के आने के बाद। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ तमाम असातिज़ा जो इन लम्स एफिलिएटेड कॉलेज में हैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये बात मैं बताता चलूँ
कि फ़िलहाल जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि जो आपका पेपर होता था थ्योरी का, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी जो पेपर हुआ करता था उसमें ऐसा था कि हमारे एमसीक्यूज़ 40 मार्क्स के होते थे और जो सब्जेक्टिव होता था वो भी 40 मार्क्स का होता था और 20 मार्क्स इंटरनल होते थे हमारे, जो कि टीचर के पास होते थे, जो प्रेजेंटेशन है क्लास टेस्ट वगैरह में या असाइनमेंट वगैरह की सूरत में हम उन्हें देते थे। लेकिन अब ये मैं बात बताता चलूँ आप लोगों को कि अब जो एमसीक्यूज़ पेपर का डिसाइड किया है, ऑफिशियली लेटर आ गया तो मैं वो उसको भी डिस्प्ले करूँगा, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि अब जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स होंगे 60 और क्वेश्चन होंगे 30, यानी कि हर एमसीक्यू जो है उसके 2 मार्क्स हैं। इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव जो होता था हिस्सा वो 40 मार्क्स का होता था, वो 40 का बजाय अब 20 का होगा। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि एमसीक्यू 60 मार्क्स और सब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल एवोल्यूशन के। अब हम आ जाते हैं वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तरफ। तो वो तमाम सब्जेक्ट जो मैंने भी जिक्र किया आपको कि फला फला जो सब्जेक्ट हैं उनका जो है वाइवा या ओएसपी का हिस्सा होंगे। तो ओएसपी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ओएसपी में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि 70 मार्क्स जो है वो ओएसपी के होंगे, ठीक है। जबकि ये पहले जो है हम वाइवा लिया करते थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल जो है 25 मार्क्स होते थे, यानी कि 50 मार्क्स का होता था। लेकिन अब ये ओएसपी के अंडर आने के बाद ये वाइवा चला जाएगा 70% पर, जिसमें स्टैटिक स्टेशन पर 40 मार्क्स होंगे और जो इंटरैक्टिव स्टेशन है वहाँ पर 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरनल इवोल्यूशन की या इंटरनल मार्किंग की। तो पहले ये 50 मार्क्स का हुआ करता था, ठीक है जी। अब ये जो इंटरनल इवोल्यूशन है ये रह गई है 30 मार्क्स की, जिसमें हम स्टूडेंट से डिफरेंट एनसीपीज वगैरह बनवाते थे या हम रेफरेंस लॉग वगैरह जमा करते हैं या लॉग जमा करते हैं उनके प्रैक्टिकल के, तो वो हम 50 मार्क्स दिया करते थे। लेकिन अब वो 50 नहीं बल्कि अब वो 30 मार्क्स का हो गया है। तो ये था जो है मार्किंग क्राइटेरिया, जो कि ओएसपी के आने के बाद चेंज हो गया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कुछ सवाल करने चाहते हैं कि ओएसपी के बारे में, तो आए हम इनसे मुलाकात करते हैं। जैसे कि अभी वाइवा का न्यू मेथड स्टार्ट किया गया जिसे ओएसपी बोलते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है अभी, जैसे कि पहले हमारा वाइवा होता था तो उसमें एक टीचर होता था, सामने एक स्टूडेंट बैठा होता था, उससे क्वेश्चन की जाती थी तो वो उसको रिप्लाई कर देता या उसको प्रैक्टिकली पूछ लेते थे। लेकिन अभी जो उसकी न्यू मेथड अप्लाई किया गया है तो इसमें हमारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि हम इसमें कैसे होगा ये जो वाइवा वगैरह, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ओएसपी में बताया जा रहा है कि स्टेशन होंगे, तो ये कितने स्टेशन होंगे? और सर जो स्टेशन होंगे इस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो गैप होगा इसका यहाँ सोचने का थोड़ा गैप मिलेगा, तो यहाँ एक से सर ये क्वेश्चन है कि स्टेशन होगा उसमें क्वेश्चन कितने होंगे? सर ये ओरली पूछा जाएगा या फिर डमी से हमें प्रैक्टिकल करवाया जाएगा या फिर रियल पेशेंट से करवाया जाएगा ये ओएसपी? सर ये जो नया तरीका एग्जामिनेशन का बीएस नर्सिंग का जो मुतारफ़ कराया है लम्स यूनिवर्सिटी ने ओएसपी वाला, उसमें ये है कि अगर कोई बच्चा टाइम पर नहीं पहुंचता है, लेट पहुंचता है, तो क्या उससे फिर एग्ज़ाम वो लेंगे या एग्ज़ाम दे पाएगा या फिर वो वहाँ एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा? जी डियर व्यूअर्स, अब आपने स्टूडेंट्स के सवाल सुने, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि तरीक़ेकार क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें एक तो टाइम पर पहुंचना होगा और टाइम पर पहुंचने के बाद वहां सेंटर पर एक सेंट्रल बेल होती है। सेंट्रल बेल होते ही वो जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया होगा सीट नंबर वाइज, उनमें से एक जो ग्रुप होगा वो चला जाएगा हॉल में। ये लम्स में 4 हॉल होंगे और उन 4 हॉलों के साथ ही एक दूसरा वेटिंग एरिया होगा जिसमें जो नेक्स्ट ग्रुप है उस एरिया में चला जाएगा और वो अपनी बारी के लिए इंतज़ार करेगा। अब जो स्टूडेंट अंदर आए हैं कमरे में यानी कि हॉल में, तो वहाँ पर 3 किस्म के स्टेशन बने होंगे। एक स्टैटिक स्टेशन होगा, ठीक है जी, और दूसरा रेस्टिंग होगा और तीसरा इंटरएक्टिव स्टेशन होगा। ये स्टेशन जो है वो
10 से लेकर और 25 तक, यानी कि 10 to 25 हो सकते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात याद रहे कि बेल होते ही वाइवा फ़ौरन जो OSPI का तरीक़ेकार शुरू हो जाएगा, और हर स्टेशन पर स्टूडेंट को मिनिमम जो है वो 3 मिनट्स तो देंगे, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया शुरू में ही स्टूडेंट को बता दिया जाएगा। इसलिए जो ये OSPI शुरू हो उससे आधे घंटे से 1 घंटे पहले स्टूडेंट पहुँचें, ताकि उनको सीट नंबर वाइज अपना देख चुके हों और टाइम पर वो शुरू हो जाए। स्टैटिक स्टेशन पर कोई भी सिनेरियो दिया गया होगा, कोई पिक लगी होगी, ठीक है, उसको जो है रेस्पॉन्स शीट भी होगी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी रेस्पॉन्स शीट। ठीक है, वो रेस्पॉन्स शीट है, उस पर आपको सीट नंबर वगैरह लिखना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो देनी है आपको, और वो जो शीट आपकी स्टैटिक स्टेशन पे लगी होगी उसके सवालों के आपको जवाब देने हैं। और यहाँ पर पहले मैंने वीडियो में बताया आपको कि इसमें डिस्क्रिप्टिव किस्म की बात नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होगी, आपको 1 लाइन में या 1 वर्ड में उसका आंसर देना होगा। मिसाल के तौर पर आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि जी इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इन चेकिंग ब्लड प्रेशर, तो जस्ट आपको वहाँ पे नाम लिखने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन वाले सवाल नहीं होंगे। 3 मिनट्स जैसे ही होंगे, ठीक है जी, तो बेल होगी, बेल होने के बाद जो स्टैटिक स्टेशन पर स्टूडेंट था वो चला जाएगा रेस्टिंग पर, रेस्टिंग वाला चला जाएगा इंटरएक्टिव पर। अब रेस्टिंग पर क्या करना है, रेस्टिंग पे आपको बैठे रहना है, वेट करना है अपनी बारी का या नेक्स्ट बेल का, ताकि जो स्टूडेंट रेस्टिंग पर से इंटरएक्टिव पर गया है, टीचर के पास गया है, वो जो है नेक्स्ट पर चला जाए नेक्स्ट बेल होने पर। तो रेस्टिंग पे जस्ट आपको रेस्ट करना है, अपने जो थिंकिंग्स है उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है उस वाइवा के लिहाज से। ठीक है, कुछ बातें आप जो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव पर टीचर आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। इंटरएक्टिव इसीलिए कहा जा रहा है कि आपसे सवाल करेगा, आप जवाब देंगे, तो इसलिए इंटरएक्टिव कहला रहा है। ठीक है जी, ये बात भी आप क्लियर कर लें। तो वहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, और इसके अलावा वहाँ पर चूँकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात है तो वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे जा सकते हैं। कुछ हो सकता है कि वहाँ पे हम जो है वो किसी डिमी का अरेंज कर लें, और उस पर जैसे हेल्थ असेसमेंट का है तो वहाँ पर हेल्थ असेसमेंट की कोई टेक्निक आपसे करवा के देख लें। तो ये बात है इंटरएक्टिव स्टेशन की। ठीक है जी, इस तरीके से आपको जो है तकरीबन हर स्टेशन पर 3 मिनट मिलेंगे, और 3 मिनट बाद आपको सीट छोड़ देनी है। जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहीं पे आप नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे। इस तरीके से हर स्टेशन पे आपको 3 मिनट्स देने हैं। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए वो है, एक फ़ायदा ये है कि आपको जो जितने स्टैटिक स्टेशन होंगे उतनी ही आपको रेस्पॉन्स शीट दे दी जाएंगी। अच्छा, अब आप स्टैटिक स्टेशन पर थे और वहाँ पर कोई जवाब दे रहे थे, आप जवाब मुकम्मल नहीं कर पाए और बेल हो गई, तो अब आप चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन पर। पहले जब हमारी वर्कशॉप हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जी वहाँ पर जो है वो बकेट रखी होंगी या बॉक्स रखे होंगे, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया और उसमें आप बॉक्स में डाल देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज आया है उसमें। तो आप जब रेस्टिंग स्टेशन पर बैठे होंगे तो वहाँ बैठकर एक आपको चांस मिल सकता है कि आप जो है वो अपना सवाल का जवाब मुकम्मल कर लें, लेकिन ये रेस्पॉन्स शीट आपसे कोई लेगा नहीं। ठीक है, जैसे ही आप जो है नेक्स्ट स्टेशन पर जाएंगे और ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा तो आप सबसे जो है ये रेस्पॉन्स शीट्स जो है वो कलेक्ट कर ली जाएंगी, और ये बात याद रखिए कि इकट्ठी आपको दे दी जाएंगी, जितने स्टेशन होंगे उतनी आपको रेस्पॉन्स शीट दे दी जाएंगी, तो ये आखिर में आपसे ली जाएंगी। और इस तरीके से हर स्टेशन पर आप मुकम्मल अपना जब कर लेंगे तो आपका ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों को जो है उस हाल से बाहर भेज दिया जाएगा, यानी कि आपका उसमें मुकम्मल हो गया है। और अब जो वेटिंग एरिया के जो स्टूडेंट है उनको जो है वो फ़ौरन इन कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप इस ख्याल में नहीं रहिएगा कि जो आपके जो दूसरे साथी हैं जो दे चुके हैं उनसे आप बात कर सकेंगे या कुछ इस तरह से मालूमात कर सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को OSPI शुरू होने से पहले सेंटर में आने पर ही काउंटर पर आपके मोबाइल सब जमा कर लिए जाएंगे, इसलिए आप एक दूसरे से इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और ऑर्गेनाइज तरीके से कीजिएगा आप लोग।
और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे आप क्लैरिफाई कर लें और बहुत अच्छा सा समझ लें। प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है तो अपने इंस्टीट्यूट्स में आप अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट ने किया, जैसे कि अभी ये हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने सवाल किया कि सर खुदा ना खास्ता अगर हम लेट हो जाएं किसी वजह से तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए जवाब ये है, देखें कि एक तो उसके लिए एक मुनासिब सा रैशनल होना ज़रूरी है, रीज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है और उसमें जो सीट नंबर डिसाइडेड होते हैं वो स्टूडेंट चले गए तो बीच में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी, दरमियान में कोई स्टूडेंट इन नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि वो किस वजह से लेट हुआ ये जस्टिफाई करना वहाँ जो सेंटर सुपरवाइज़र होगा उसका होगा, ठीक है, वो उसको शामिल करता है नहीं करता है। और अगर शामिल किया भी तो जो मेरी नॉलेज में आया है वो ये बात आई है कि हो सकता है कि उसको किसी नेक्स्ट शिफ्ट में जो है वो इंटरटेन किया जाए, अदरवाइज़ हो सकता है कि उसको वाइवा ना भी लें। इसलिए ये अपनी मौजूदगी कंफर्म बनाएं और सेंटर पर आप तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटा पहले जो है पहुँचें और अपने तमाम जिस हाल में आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, वो मालूमात कर लें ताकि आप जो है बिल्कुल विदिन टाइम जो है आप एग्ज़ाम दे सकें। क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता है कि आपको एंटरटेन सुपरवाइज़र करता है नहीं करता है तो आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बाखबर अभी से कर रहा हूँ कि टाइम की पाबंदी का आप ख्याल रखें और पहले से सेंटर पर आप पहुँचें। अच्छा, आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो के आप लिखिएगा। जितने जो मेरे टीचर्स जो देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनकी कोई क्वेरीज हो किसी भी किस्म की तो आप वीडियो में जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसको जो है आपको रेस्पॉन्स कर सकूं और आपकी क्वेरीज जो है बिफोर कंडक्टिंग ऑस्ट एग्जामिनेशन वो क्लियर हो सके। उम्मीद है आपको बातें ये क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब ख़ास बात आप लोगों के लिए मैं शेयर करता चलूँ आखिर में कि आपको थोड़ा सा मैं गाइडलाइन दे दूँ कि ईयर 1 सेमेस्टर 2 में जो स्किल्स हैं हमारे पास जो करिकुलम है, ठीक है जी, पीएनसी प्लस हैक ने जो बनाया हुआ है उसमें जैसे आपके सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है मेडिकेशन और ओरल टॉपिकल मेडिकेशन वगैरह है, ठीक है, पेरेंटल मेडिकेशन है। तो आपके जो ओस्पी में यहाँ से आपके सवालात हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे पेरेंटल मेडिकेशन है तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो जो भी चीज़ें आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं वो वहाँ पे रखवाए जा सकते हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिट्स बात है, ठीक है, उसके पर्पसेस आपसे मालूम किए जा सकते हैं सिट्स बात के, और इंटरेक्टिव पर आपसे सवालात किए जा सकते हैं कि आप किस तरीके से ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ठीक है जी। ये हो सकता है। इसी तरह से केयर ऑफ कैथेटर है तो केयर ऑफ कैथेटर आपसे इंटरेक्टिव में पूछा जा सकता है, और स्टैटिक पर जो है आपसे जो है वो कैथेटर की एक तस्वीर बना के उसके पार्ट्स मालूम किए जा सकते हैं, ठीक है। और जनरली आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि जी साइज़ कौन कौन से होते हैं कैथेटर के, ये मालूम किया जा सकता है। इसी तरीके से माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे ये आपसे मालूम किया जा सकता है। और आपको ये भी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रखे हों आपसे वो मालूम करें, उठाने के लिए कहें कि जी आप फलां चीज़ उठाएं इसमें, ठीक है। और अगर जैसे माउथ गेज स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए तो उसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, वहाँ पर जो भी डिमी मौजूद होगी वहाँ पे उसको अप्लाई करवा के आपसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा जो है एलिमिनेशन पैटर्न की जहाँ बात है तो वहाँ पे एनिमा फ्लैटस ट्यूब है और मैनुअल एक्सट्रैक्शन है, ये इसमें दिया गया है हमें। तो यहाँ पर जो है वो आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि फ्लैटस ट्यूब प्लेन कैथेटर में क्या फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क जो है आपको आप मालूम किया जा सकता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी आपके लिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है आपसे मालूम की जा सकती हैं। इसके अलावा जो क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसी फंडामेंटल नर्सिंग 2 के, वो हमारे पास तकरीबन 36, जी हाँ 36 जो है आपके पास हैं। तो इसमें से कोई भी जो है वो चीज़ें आपको वहाँ पर रखी जा सकती हैं मुख्तलिफ स्टेशंस पर, और उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी
कि जो वहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह के होंगे और किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें मालूम की जाएंगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बात याद रखिएगा कि सवाल जो भी हो आपका कमेंट सेक्शन में करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनका भी ओस्पी के बारे में और ओस्की के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।